नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2024 और 9 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार किसने जीता। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया और मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और उसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया। चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी। यह किस संगठन द्वारा विकसित की गई। डीआरडीओ के द्वारा। किस देश ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए निर्माण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। तो ये मिलाया है विश्व बैंक के साथ। 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट किसने जारी किया। तो मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में कौन से स्थान पर रही। तो ये रही है रिलायंस 86वें स्थान पर है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया। पोलैंड को। और असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने। विकास लखेड़ा बने हैं। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेलीग्राम पर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, वन लाइनर के रूप में आपको पोस्टर मिल रहा है टेलीग्राम पे। वहां पर भी एक बार आप देखकर उनको रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई सूचना कोई लिंक आता है तो आपको टेलीग्राम पर सूचना उसकी मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास और पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इसके अंदर एक प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री है जिनको पहली बार विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार है ये। विज्ञान रत्न पुरस्कार है और वो दिया जाएगा जिसको गोविंदराजन पद्मनाभन को। किसको। ये पै नहीं है, ध्यान रखना सीधा ही। कौन कौन किसको दिया जाएगा। गोविंदराजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसकी पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी। अब ये पॉइंट महत्वपूर्ण आपके लिए याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 की जो टीम है उसने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। आपसे पूछे विज्ञान टीम का पुरस्कार किसने जीता तो ये चंद्रयान 3 की टीम ने विज्ञान टीम का पुरस्कार जीता। भारत सरकार ने 7 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की जिसे भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ये माना जाता है। तो बड़ा गजब का है। तो ये विज्ञान टीम पुरस्कार पूछे तो चंद्रयान 3 की टीम को मिला और विज्ञान रत्न किसको मिला तो ये गोविंद रामन पद्मनाभन को मिला। अब देखो आगे और इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत इसी साल की है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो 23 अगस्त आने वाली है, उसी के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर यह पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न,
अधिकतम 3 लोगों को, विज्ञान श्री अधिकतम 25, विज्ञान युवा अधिकतम 25 और विज्ञान टीम अधिकतम 3 टीमों को दिया जाता है। तो विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम ये दो ही आपको याद रखने हैं। तो विज्ञान रत्न किसको मिला? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न मिला। और विज्ञान टीम किसको मिला? ये चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला है। तो ये अलग अलग दोनों है, अच्छी तरह से याद रखना इसको। हाल में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, विनेश फोगाट को। और अब विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास भी ले लिया है। क्या ले लिया? कुश्ती खेल से संन्यास की घोषणा भी कर दी विनेश फोगाट ने। 50 किलोग्राम की श्रेणी में अयोग्य घोषित इनको कर दिया, क्योंकि 100 ग्राम इनका वजन ज्यादा था। और अब इन्होंने कल ही कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया। एक दिन पहले वह पेरिस ओलंपिक में उन्हें 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फोगाट इस इवेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका वजन तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। और विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक खेला गया था। अब बार वो तीसरा ओलंपिक खेल रही थी, तो उन्होंने अब कुश्ती खेल से उन्होंने अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 है, किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लॉन्च किया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये G60 है, एक सैटेलाइट तारामंडल, और ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन अपने उपग्रहों के पहले बैच को लॉन्च करने के करीब है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना है। तो अमेरिकी कंपनी है स्पेसएक्स है, उसको स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी संघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी कि SSST ने नेटवर्क पे पहले घटकों को लॉन्च किया, और SST के समूह को थाउजेंड सेल्स नाम दिया गया। और यह परियोजना, जिसे G60 नक्षत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो G60 भी इसको बोलते हैं और थाउजेंड सेल्सियस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये चीन के अंदर यह स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वहां से इसको लॉन्च किया गया। हाल में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? लद्दाख के अंदर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर ये केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नजदीकी क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत चीन सीमा के नजदीक क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है शेख हसीना है, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने अपना देश छोड़ दिया शेख हसीना ने, और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर 1 किसको कर दिया? मोहम्मद यूनुस है, अब इनको बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया। देखो मुख्य तथ्य, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे? मोहम्मद यूनुस है, क्योंकि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्रों के नेतृत्व में विद्रोह के बीच पद छोड़ दिया और देश छोड़कर भाग गई थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के प्रेस सचिव जोयनल आबेदीन ने 7 अगस्त को इसकी घोषणा की थी, और कल 8 अगस्त को इनको शपथ दिलाई गई थी कि ये अब देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। कौन बन गए? मोहम्मद यूनुस बन गए। हाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI एम नेता है बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो चुका है? इस क्वेश्चन को तो मैं कहूँ कितनी बार आप स्टार लगा लो, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। एक बार तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है, अब इनका निधन हो गया, अब ये दूसरी बार CT के अंदर फिर आएगा। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और CPI
नेता हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया। तो ये हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन आया था पिछली बार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त को निधन हो गया। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, वे ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने पद्म भूषण देने की घोषणा हुई थी लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन करंट में आया था और उनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य। पता नहीं पिछली बार यूआरओ के, पता नहीं मुझे याद नहीं है, एलडीसी एग्जाम में इस प्रकार में आया था। 2000 से लेकर 2011 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी ये हो सकता है एक बार ये दोबारा क्वेश्चन भी आपके लिए रिपीट हो सकता है। हाल में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है? ये क्षमता है, ध्यान रखना। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक के अंदर कितनी बढ़ गई? 165% बढ़ चुकी है। कितनी? 165% बढ़ चुकी है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 165% बढ़ी। ये 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो चुकी है। देखो 2014 में कितनी थी? 76 पॉइंट, और 2024 में 203 गीगावाट। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर उल्लेखित है, और साथ ही सौर और पवन ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो भारत का स्थान पूछे, पवन ऊर्जा में चौथा स्थान और सौर ऊर्जा में 5वां स्थान। किन दो राज्यों में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किन दो राज्यों में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की शुरुआत की? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत 4 प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्य धारा सुनिश्चित है पहले प्रदूषण को रोकने और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण है। अब ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ये पिछली बार है जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, एयरबेस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय की हुई शुरुआत। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 5 से लेकर 7 अगस्त तक चला ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर ये केंद्रित था। तो ये एयरबेस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय की शुरुआत हो चुकी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? मनु भाकर, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी, मनिका बत्रा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास, और सीटी का कल आपको 2 नंबर टेस्ट अपलोड हो चुका है। अभी 2 नंबर टेस्ट आपको मिल गया, बस आपको इसी मंथ लगभग आपको 10 टेस्ट मॉडल पेपर मिले जाएंगे। तो दूसरा टेस्ट अपलोड हो गया, 100 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। और कोई साथी अलग से करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ये इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।